आज की कहानी स्टडी टेबल। पिछले आधे घंटे से विवेक टेबल पर खटर-पटर कर रहे थे। कभी कोई किताब उठाकर शेल्फ में रखते, कभी शेल्फ से कोई किताब निकालकर टेबल पर रखते, कभी मोबाइल उठाकर यूं ही कोई ऐप खोलते, कभी बंद करके वापस रख देते। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि समय कैसे बिताएं। एक तो 8 महीने पहले वह रिटायर हो गए। उस पर वैशाली भी पिछले 4 दिनों से अपने मायके जाकर बैठी है। उसकी माँ को भी अभी ही बीमार पड़ना था, और बीमार पड़ी भी तो उनके दूसरे बच्चे भी तो हैं। वैशाली को जाने की जरूरत थी। दिन भर उससे बातें करने में दिन बीत जाता है, लेकिन अब वह नहीं है तो दिन सुरसा के मुंह की तरह बड़ा होता जा रहा है। बेटा ऑफिस चला जाता है और बहू अपने काम में लगी रहती है। वैसे भी 4 महीने पहले ही तो ब्याह कर आई है, अभी नई नई ही तो है। क्या बात करेंगे उससे? बस वह चाय नाश्ता खाना समय पर खिला देती है। जीवन भर कॉलेज में पढ़ने और पढ़ाने के लिए पढ़ने में ही लगे रहे। कॉलेज के साथ ही अध्यापकों के साथ ही उनका बोलना बैठना रहा, इसलिए कॉलोनी में भी उनका दोस्त कहने को कोई नहीं है। ना किसी से ऐसी खास बोलचाल ही है। घर बाहर उनके दोस्त, आत्मीय साथी, हम सफर सब कुछ वैशाली ही है। सुबह मॉर्निंग वॉक से लेकर रात में सीरियल देखने तक वह सदा उनके साथ ही रहती है, तो उन्हें किसी बाहरी साथी की भी कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। इसलिए आज वह इतना विचलित और अकेलापन महसूस कर रहे थे। उन्होंने वैशाली को फोन लगाया कि उससे बात करके कुछ समय बिताएं। क्या कर रही हो? माँ कैसी है? विवेक ने पूछा। माँ के पास ही बैठी हूँ। ठीक है वे, अभी आधे घंटे में क्या बदल जाएगा आखिर? वैशाली ने हंसकर कहा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही विवेक ने उसे फोन किया था। ठीक है, कौन कौन है वहाँ? विवेक ने पूछा। वही सब है जो आधे घंटे पहले थे, वैशाली ने बताया। सब है ही वहाँ, तो तुम वापस क्यों नहीं आ जाती? आखिर कितने दिन रहोगी यहाँ? मैं अकेला बोर हो गया हूँ। अब विवेक ने खींच कर कहा, इतने बरसों बाद तो मैं मायके आ पाई हूँ। माँ की भी उम्र हो चली है, कुछ दिन तो रहने दीजिए माँ के पास। पता नहीं कब उनका बुलावा आ जाए। वैशाली ने कुछ शुष्क स्वर में कहा। घर में बहू है, बेटा है, कॉलोनी में सबसे बात करिए, दिन कट जाएंगे। विवेक ने खींच कर फोन काट दिया। कुछ देर अनमने से बैठे रहने के बाद फिर ड्राइंग रूम में जाकर टीवी पर न्यूज़ देखने लगे। उन्हें हर बात पर डिस्कस करने की आदत थी, लेकिन अब न्यूज़ में चलते घटनाक्रम पर किससे चर्चा करें? वह कसकसा रहे थे। जब से शादी हुई है तब से आज तक वैशाली कभी 2 दिन भी मायके में नहीं रही। शादी ब्याह में जाती तो उनके साथ जाती, उनके साथ ही वापस आती। कॉलेज से वह घर लौटते तो वैशाली बेटी बेटा सब घर पर रहते थे। अब बेटा ऑफिस जाता है, बेटी की शादी हो गई और वैशाली मायके जाकर बैठ गई। बहू अपने कमरे में अब शाम की चाय बनाने ही निकलेगी। न्यूज़ देखते हुए वह सोने की कोशिश करने लगे। शाम की चाय पीते हुए उन्होंने बहू अनन्या से थोड़ी बहुत औपचारिकता बातें की। तभी विशाल घर आ गया। 2 मिनट बेटे से बात करके वह वॉक पर निकल गए। मुंह बंद करके चुपचाप अकेले घूमना कितना नीरस सा और जानलेवा लग रहा था। उन्हें बेमन से थके कदम उठाते हुए वह धीरे धीरे घूमने लगे। रोज वैशाली साथ में रहती है तो अनगिनत टॉपिक रहते हैं उनके पास बोलने के लिए। कॉलोनी के कुछ लोगों से नमस्कार का आदान प्रदान हुआ। कुछ देर एक समूह के साथ बैठे, लेकिन मन नहीं लगा। जैसे तैसे
1 घंटा बिताकर घर लौट आए। रात भर बिस्तर पर भी करवटें बदलते रहते हैं, नींद ही नहीं आती। कितनी आदत हो गई है उन्हें वैशाली की, एक पल भी चैन नहीं है। कितना खालीपन, कितना अकेलापन है उनके बिना। तभी तो पति और पत्नी को जीवन साथी कहते हैं, क्योंकि वे वास्तव में जीवन के हर एक पल के साथी होते हैं। दूसरे दिन विवेक अलमारी में अपनी शर्ट ढूंढ रहे थे। शर्ट ढूंढने के कारण बाकी कपड़े अस्त व्यस्त हो गए। उन्होंने सोचा कि सारे कपड़े बाहर निकाल कर ठीक से तय करके रख देता हूँ। वैशाली के कपड़े भी अस्त व्यस्त हो रहे थे। विवेक ने उसके भी सारे कपड़े निकाल कर पलंग पर रख दिए, ताकि उन्हें भी ठीक से तय करके व्यवस्थित रख दे। इसी बहाने 2-3 घंटे का समय बीत जाएगा। विवेक ने अपने कपड़े तय करके जमा दिए, फिर वैशाली के कपड़ों की तय करने लगे। अचानक एक साड़ी की तय करने के लिए जैसे ही उन्हें साड़ी उठाई, उसमें से एक छोटी सी डायरी पलंग पर गिरी। विवेक ने कभी वैशाली को कुछ लिखते पढ़ते नहीं देखा था, तभी यह डायरी शायद घर खर्च के हिसाब लिखती होगी। इसमें उन्हें उत्सुकतावश डायरी खोल कर देखी। उसमें हिसाब नहीं था, लिखा था, पता नहीं दिन कब बीत जाता है। पिछले 15 दिनों से सोच रही हूँ कि उर्मिला के यहाँ से उपन्यास लाकर पढूं, लेकिन उतना भी नहीं कर पा रही कि उसके घर हो आऊं। फिर सोचती हूँ कि यदि ले आती तो क्या होगा, पढ़ तो पाऊंगी नहीं। कितना कुछ घूमता रहता है मन में। रोज सोचती हूँ आज कुछ लिखूंगी, लेकिन अब आज कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मैं थोड़ा समय भी अपनी मुट्ठी में पकड़ ही नहीं पाती। जाने कब वह कौन सा दिन होगा जब मैं पल भर बैठकर कुछ लिख पाऊंगी। इसके बाद 2-4 आधी अधूरी किताबें लिखी थीं। कोई 4 पंक्तियां थीं, कहीं 6 या 8 पंक्तियां लिखी थीं, कहीं तो 2 पंक्तियां भी पूरी नहीं हो पाई थीं। विवेक को घोर आश्चर्य हुआ कि वैशाली ने किताबें लिखी थीं, क्योंकि उन्हें तो कभी उसे कुछ पढ़ते भी नहीं देखा। जितनी भी पंक्तियां लिखी हुई थीं, वह बहुत ही कलात्मक भाषा में लिखी थीं, बहुत भावपूर्ण थीं। वे आगे पढ़ने लगे। जब से वे रिटायर हुए हैं, मैं तो जैसे सांस लेना भी भूल गई हूँ। सारा दिन विवेक के ही इर्द गिर्द निकल जाता है। ना खुद किसी काम में रुचि रखते हैं, ना मुझे ही फुर्सत देते हैं। कुछ करने की सोचा था। बच्चों के उत्तरदायित्व को पूरा करने के बाद अपने शौक को समय दूंगी। अच्छा साहित्य पढ़ूंगी, कुछ लिखूंगी, लेकिन यह है 4 पंक्तियां भी तभी लिख पाती हूँ जब वह नहाने गए होते हैं। जीवन भर परिवार के उत्तरदायित्वों को पूरा करने में ही जुटी रही। सास ससुर बच्चे और अब विवेक, वह भी किसी बच्चे से कम थोड़े ही हैं। क्षण भर की एकांत नहीं देते। कल की ही बात है, सोचा देर तक नहा लूं, कुछ देर तो फुर्सत मिलेगी, लेकिन 10 मिनट बाद ही दरवाजा खटखटाने लगे। वहां भी चैन नहीं। ये नहीं कि कॉलोनी में किसी से पहचान बना लें, फ्रेंड सर्कल बना लें, तो मुझे घंटे भर की तो फुर्सत मिले। अब तो अखबार पढ़ना भी दुर्भर हो गया है। पेपर उठाओ तो विवेका बैठते हैं और कोई न कोई बात छेड़ देते हैं। इससे तो बच्चे संभलना ही अच्छा था। विवेक तो बच्चे से भी कठिन है। कोई सीरियल देखने लगती हूँ, तब भी उनकी कमेंट्री बंद नहीं होती। अपने बच्चे, फिर विवेक और कुछ सालों में बच्चों के बच्चे। लगता है बस बच्चे ही संभालते जीवन बीत जाएगा। कल रात बड़ी अच्छी सी पंक्तियां मन में आ रही थीं, बार बार दोहराती रही। सोचा जब विवेक सो जाएंगे तब लिख लूंगी, लेकिन बच्चा है ना, जब तक माँ
थपक कर सुला नहीं देती, नींद नहीं आती। उसे वही हाल विवेक का है। पता नहीं विवेक कभी बड़े भी होंगे या नहीं। हर समय जैसे पल्लू से बंधे घूमते रहते हैं। कितना मन चलता है कि कभी कुछ पलों का एकांत मिले तो चंद लम्हे खुद के साथ गुजार सकूं। लेकिन यह इच्छा पूरी होना तो असंभव सा लगता है। बड़ी घुटन होती है। कभी कभी अब बहुत याद करने पर भी वह पंक्तियां ध्यान में नहीं आ रही हैं कि क्या थी। आज शाम को घूमकर वापस आते हुए रमेश भाई साहब मिल गए थे। यह उनसे बातें करने ठहर गए। मैं बड़ी खुशी से घर वापस आई कि कुछ देर तो रिलैक्स कर सकूंगी, लेकिन कहाँ। घर आकर हाथ पैर धोए ही थे कि पीछे से साहब खुद भी चले आए। बड़े खुश थे कि पीछा छुड़ाकर चला आया, और मैं क्या कहूँ कि 2 मिनट के लिए भी पीछा नहीं छोड़ते। कल शाम को रिमझिम फुहार बरस रही थी। बड़ा मन कर रहा था कि एक कप चाय लेकर खिड़की के पास खड़ी होकर चुपचाप बारिश की बूंदों को देखती रहूं, पर मेरे नसीब में वह खिड़की भी कहाँ। आते जाते बड़ी हसरत से उस स्टडी टेबल को देखती रहती हूँ। बस काश कभी उस पर बैठकर मैं भी कभी कोई किताब पढ़ पाती, कभी कुछ लिख पाती। काश डायरी विवेक के कपकपाते हाथों से छूटकर पलंग पर गिर पड़ी। आगे नहीं पढ़ पाए वे, तो इसलिए वैशाली मौका मिलते ही अपने मायके जाकर बैठ गई है। उन्हें नहीं ले गई, बहू अकेली रह जाएगी का बहाना बनाकर। लेकिन सच तो यह है कि वह उनसे पीछा छुड़ाकर फुर्सत से रहना चाहती है। वह तो उसे हर पल की संगिनी मानते थे, और उसे तो वह बोझ लगते हैं। अगले 2 दिन विवेक अनमने से रहे। वैशाली से बात करने का भी मन नहीं हुआ। उसने 2-3 बार फोन लगाया तो विवेक ने उठाया नहीं। शाम को विशाल घर आया तो उसने पूछा, माँ आपको फोन लगा रही है, आप उठा क्यों नहीं रहे पिताजी? अनन्या के फोन पर भी आपने माँ से बात नहीं की, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? विशाल ने उनका माथा छूकर पूछा। ठीक हूँ मैं। यह देख विवेक ने डायरी विशाल को थमा दी। विशाल ने 10 मिनट में ही डायरी पढ़ डाली। तो इसलिए आप माँ से नाराज हैं? तो नहीं होऊंगा क्या? मैं तो उसका इतना साथ देता हूँ, एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ता, कहीं आता जाता नहीं, किसी से बात मुलाकात तक नहीं करता। और उसके मन में विवेक का गला रुंध गया। पिताजी, माँ भी आपसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि उनका अपना भी एक अलग अस्तित्व है। कुछ इच्छाएं हैं, उन्हें भी अपने शौक पूरे करने की इच्छा है, और उनके लिए उन्हें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। बस जीवन भर वह हमारे सपनों को पूरा करने में लगी रही। तो अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसकी छोटी सी इच्छा का मान रखें। ज़्यादा नहीं, पर घंटे 2 घंटे का एकांत, उनका अपना एक व्यक्तिगत कोना तो घर में उन्हें दे सकते हैं ना? और देना भी चाहिए। प्यार से बांधने का नहीं, थोड़ा सा स्पेस देने का नाम भी है। विशाल ने उनका हाथ थपथपाते हुए कहा। तीसरे दिन विशाली घबराकर घर वापस आ गई। स्टेशन पर विशाल उसे लेने गया। क्या बात है बेटा, तेरे पिताजी ठीक तो हैं? विशाली ने विवेक को ना देखकर बेचैनी से पूछा। सब ठीक है माँ, विशाल ने मुस्कुराकर उसे गले लगाकर आश्वस्त किया। घर पहुँचते ही अनन्या उनका हाथ थामकर कमरे में ले गई। सरप्राइज माँ, वैशाली ने देखा। खिड़की के पास स्टडी टेबल नए ढंग से सजा हुआ था। छोटा सा फ्लावर पॉट गुलाबी फूलों से सजा हुआ, पेन स्टैंड, बड़े लेखकों के उपन्यास और किताबें,
यह है तुम्हारा कोना और तुम्हारा अपना स्टडी टेबल। विवेक कुर्सी थामे मुस्कुरा रहे थे। और यह डायरी और पेन। अब आप खिड़की के बाहर बरसती बूंदों को देखकर खूब किताबें लिखा करिएगा। अनन्या ने एक खूबसूरत डायरी पेन उसे देते हुए कहा, तुम इस कुर्सी पर बैठो, मैं अभी आया। विवेक कमरे से बाहर जाने लगे। अरे आप कहाँ चले? वैशाली ने पूछा। सबके लिए चाय बनाने। तब तक तुम डायरी में कुछ लिख डालो फटाफट, विवेक ने कहा। तो सब हंसने लगे। स्टडी टेबल पर रखे फूल मुस्कुरा रहे थे। वैशाली डायरी पेन लेकर कुर्सी पर बैठ गई। देर से ही सही, लेकिन उसे अपना स्टडी टेबल आखिर मिल ही गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। हमारी अगली कहानी के लिए जय श्री राधे।